नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसमें देखिए तीन चीज़ें बहुत ही मुख्य रूप से हैं, जिनमें क्या है सबसे पहली बात कि चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट्स। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने ट्रीटमेंट्स का चुनाव करना होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है कि मेथड ऑफ असाइनिंग द ट्रीटमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उनमें आप अपने जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको रखने को असाइन करने का किस तरह का मेथड, कौन सा मेथड आप यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड चीज आती है वो है कि अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन वेरियस पैटर्न टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब आपके पास कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आप रिजल्ट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तभी आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका तो भाई आपने ट्रीटमेंट का चुनाव कर लिया, चलिए ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में आप इस कोई एक मेथड आपने लिख लिया, रैंडम नंबर टेबल का यूज करते हुए, या फिर जैसे भी आप अलॉट करेंगे, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो आपका प्रॉब्लम है उसको किस तरह का पैटर्न सूट करेगा, मतलब आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में अपने ट्रीटमेंट्स को रखेंगे तो उसको आप किस तरह से रखेंगे कि वो आपका जो प्रॉब्लम है उसके रिक्वायरमेंट को वो सूट करे, वो जो पैटर्न है वो सूट करे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मिल करके क्या कहलाती हैं? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कहलाती हैं, ठीक है। देखिए, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन वी विश टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। तो हम क्या चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन जो हम करते हैं उसमें हम क्या चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम अपने एक वेरिएबल में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके प्रभाव से दूसरे वेरिएबल में क्या बदलाव हो रहा है, या उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। पहले वेरिएबल में अगर हम कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसका दूसरे वेरिएबल पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है, ये जानना हमारा मोटिव हो सकता है, ठीक है। तो द वेरिएबल हु चेंज वी विश टू स्टडी में बी टर्म्ड एज अ डिपेंडेंट और रिस्पॉन्स वेरिएबल। यानी कि वो वेरिएबल जो चेंज हो जाता है जिसके हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और द वेरिएबल हुज इफेक्ट ऑन द रिस्पॉन्स वेरिएबल we wish to study may be termed as an independent variable or a factor, ठीक है। अब वो वेरिएबल जो रिस्पॉन्स के ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है, इफेक्ट करता है, हमारे रिस्पॉन्स वेरिएबल को प्रभावित करता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल को, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या फिर फैक्टर कहते हैं। अब जैसे आपका जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, स्पेसिंग है, इरिगेशन शेड्यूल है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब क्या है? ये सब फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। फर्टिलाइजर हम जो चाहें वो दें, जितना चाहें उतना दें, स्पेसिंग जितनी चाहें उतनी रखें, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, है ना। इरिगेशन शेड्यूल जिस हिसाब से चाहे हम उसको मैनेज करें, पेस्टिसाइड्स कौन से देने हैं, कितने डोजेज उसके देने हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे फैक्टर्स में आते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए इनको फैक्टर कहते हैं। और जो हमारी क्रॉप यील्ड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो डिपेंड करेगी कि भाई फर्टिलाइजर उसको कैसा मिल रहा है, स्पेसिंग कैसा रखा गया है, इरिगेशन कैसा मिल रहा है, पेस्टिसाइड्स किस तरह से दिया जा रहा है उस क्रॉप को, ठीक है। तो क्रॉप यील्ड हो गई, मोर्टेलिटी ऑफ पेस्ट हो गया, ये सब हमारे क्या है? रिस्पॉन्स वेरिएबल है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिपेंडेंट या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल, इंडिपेंडेंट या फिर जिसे हम फैक्टर कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर फैक्टर। चलिए अब आगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ट्रीटमेंट की। तो कह रहा है कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन इन एन एक्सपेरिमेंट आर डिफाइंड एज ट्रीटमेंट्स।
मतलब हम जो भी एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वहां पर, तो जो जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रीटमेंट कहलाते हैं। जैसे कि फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन की अगर बात करें तो जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं, अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, या उन डिफरेंट फर्टिलाइजर डोजेज हो सकते हैं कि नाइट्रोजन का ही अलग अलग डोज है, हम उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर क्रॉप की, वीट की या फिर पैडी की अलग अलग वेराइटीज हैं तो उन वेराइटीज को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, या फिर कल्टीवेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करना, डिबलिंग मेथड से करना, सीड ड्रिल का यूज करना, है ना। तो ये जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं कल्टीवेशन के, तो ये हमारे सब क्या कहलाएंगे, चूंकि इनको भी हम कंपेयर करेंगे, तो जिन भी चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं वो सब हमारे ट्रीटमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और अगर एक लाइन आपको समझना हो ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे आसान आप कह सकते हो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो उन जिनको हम फैक्टर कह रहे थे वही बेसिकली हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बात होती है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की। तो दिस इज द नेम गिवन टू द मटेरियल ऑन विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल नाम दिया गया ना, कि ये उस मटेरियल को नाम दिया गया है कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो हम सॉयल के ऊपर जा करके हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड की जो सॉयल है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो जो हमारा फील्ड का सॉयल है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी दवाई की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम हॉस्पिटल में जा करके जो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं उनके ऊपर हम जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो कोविड की अलग अलग वैक्सीन आ रही हैं तो पेशेंट्स के ऊपर ही हम जा करके क्या कर रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में वो भी हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कहे जाएंगे, ठीक है। सीड्स है, मान लीजिए हम उसको अलग अलग तरह से लोग सीड प्राइमिंग करते हैं तो उस सीड टेस्टिंग भी करते हैं। तो जब सीड के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारा सीड है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कहलाएगा। देन उसके बाद बात आती है एक्सपेरिमेंटल यूनिट की। तो कहा जा रहा है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का वो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जिसपे हम ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि उसी से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं स्टडी अंडर द स्टडी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे ट्रीटमेंट से, वो ट्रीटमेंट कहाँ दिए गए, वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पे दिए गए। अब पूरा मटेरियल तो बड़ा है लेकिन जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ठीक है, और उसी से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है ना वो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में कि जो हमारा फील्ड की सॉयल है वो क्या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी फील्ड होती है उसको हम छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है ना हमारा, जो प्लॉट ऑफ लैंड है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाता है। अब जैसे अभी हम हॉस्पिटल में बात कर रहे थे, जो वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे, लेकिन जो उसमें एक सिंगल पेशेंट है ना, वही जो सिंगल पेशेंट है वो हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का, तो वो हमारा क्या है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल यूनिट है एक, ठीक है। सीड्स की बात करें तो सीड्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जो बैच ऑफ सीड है, जिस जो उसमें बहुत सारे बैचेज होंगे सीड्स के, तो जो एक बैच है, ठीक है, वो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। आगे चलें तो बात करते हैं ब्लॉक की, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम्स वी डिवाइड द होल एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यानी जो हमारी फील्ड है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू रिलेटिवली होमोजेनस सब ग्रुप्स और स्ट्राटा, ठीक है। तो हमारी जो फील्ड है वो तो बहुत बड़ी है, एक्सपेरिमेंटल फील्ड जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की बात हो रही है अभी, ठीक है। यहाँ पे कायदे से तो लिखना चाहिए डिवाइडेड द होल एक्सपेरिमेंटल यूनिट लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट में फील्ड लिखा हुआ है, तो इसको कायदे से लिखना चाहिए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो ज़्यादा सही रहे। कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसको डिवाइड करते, अब चूंकि फील्ड है वो तो वहाँ पे हेट्रोजेनिटी है, ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको होमोजीनस
ब्लॉक होमोजेनस सब ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो होमोजेनस सब ग्रुप्स हैं उन्हीं को हम स्ट्राटा कहते हैं। तो यही जो स्ट्राटा होते हैं ये क्या होते हैं, ये मोर यूनिफॉर्म होते हैं amongst themselves देन द फील्ड एज द होल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, वही जो स्ट्राटा होता है वो ब्लॉक होता है। यानी कि अब यहाँ से आप एक बात समझ रहे होगे, जो पूरी फील्ड है वहाँ पे हेट्रोजेनिटी है, उसको हमने छोटे छोटे होमोजीनस ब्लॉक्स में डिवाइड किया। होमोजीनस मतलब कि एक जैसा, यूनिफॉर्म, है ना। तो हर, मान लीजिए पूरी फील्ड थी, उसमें आपने 4 ब्लॉक बनाया, तो जो पहला ब्लॉक है उसके अंदर आप बहुत सारे प्लॉट बना सकते हो। ठीक है, तो लेकिन जो पूरा पहला ब्लॉक है ना, वो पूरा ब्लॉक अपने आप में क्या, पूरा होमोजीनस है। ठीक है, लेकिन ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में मैक्सिमम हेट्रोजेनिटी जो हो सकती है वो होती है। यानी कि विद इन ब्लॉक होमोजेनिटी होती है, और बिटवीन ब्लॉक्स जब हम कहते हैं, यानी कई दो ब्लॉक्स के बीच में, तो वहां पर हेट्रोजेनिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर की। तो कह रहा है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल एक्सपेरिमेंटल यूनिट रिसीविंग द सेम ट्रीटमेंट मे नॉट बी मे नॉट बी सेम अंडर द, ये देखिए, हाँ ये भी ठीक है, response from all experimental units receiving the same treatment may not be same even under similar conditions। यानी कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। ठीक है, और हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में ऐसा तो नहीं कि हमारा ट्रीटमेंट एक ही बार है, हम ट्रीटमेंट को कई बार अप्लाई करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। तो हम क्या पाते हैं कि ट्रीटमेंट तो सेम है, लेकिन सिमिलर कंडीशन होने के बावजूद, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो सेम नहीं है। जो यील्ड है वो हमें, जो रिस्पॉन्स है वो सेम नहीं मिल रहा है ना। यानी कि मान लीजिए 20 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स थे, और 5 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स उसमें ऐसे हैं जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को दिए, अप्लाई किए थे। अब कंडीशन सेम, एकदम सिमिलर कंडीशन में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है, मगर वो वही ट्रीटमेंट का जो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल यूनिट में जो रिस्पॉन्स है वो सेम नहीं मिल रहा है हमें, है ना। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन इन द रिस्पॉन्सेज में बी ड्यू टू वेरियस रीजन, ये बहुत रीजन की वजह से हो सकता है। अब वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फील्ड पे अगर हम हैं, तो हेट्रोजेनिटी ऑफ सॉइल का बेसिकली मतलब ये है फर्टिलिटी से, कि भाई फर्टिलिटी तो जरूरी नहीं कि हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट का एक जैसा ही हो, क्योंकि हमने ब्लॉक जो है, ब्लॉक तो बनाया था होमोजेनियस, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बना रहे थे, तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं हमारे। ठीक है, तो जरूरी तो है नहीं कि एक ट्रीटमेंट ब्लॉक में जो है एक ही ब्लॉक में आया, वो तो हर ब्लॉक में जाएगा, और हर अलग अलग ब्लॉक में, यानी बिटवीन ब्लॉक्स में क्या है, वहां पर हेट्रोजेनिटी है। तो फर्टिलिटी का जो वहां पर वेरिएशन है उसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है रिस्पॉन्स में। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। ठीक है भाई, मौसम भी, वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हर प्लॉट का जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, कंडीशन है, वो एक जैसा नहीं हो सकता है ना। जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, भाई दो भाई एक ही मम्मी पापा से हैं, जुड़वा भी हैं, तब भी उनके बीच में काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो जो आपने सीड्स, मान लीजिए कोई वैरायटी थी, उसको आप यूज कर रहे थे एज अ ट्रीटमेंट, तो जरूरी थोड़ी कि उससे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन को कॉज करते हैं, जिनकी वजह से वेरिएशन होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स का मतलब समझे तो फैक्टर्स बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। ठीक है, हम, जो है, इतना आसान नहीं है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल फील्ड है, जो फील्ड है उसकी जो सॉइल में फर्टिलिटी है उसको हम होमोजीनस कर सकें पूरी तरह से। जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो पूरा एक्सपेरिमेंटल, चूंकि हम फील्ड में कर रहे हैं, बड़ी फील्ड में हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, तो वहाँ क्लाइमेटिक फैक्टर को सेम रख पाए, ये इतना आसान नहीं है। तो वो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल है, इन्हें हम एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स कहते हैं। तो ये वेरिएशन इनकी वजह से आता है। तो यही जो वेरिएशन है कि वेरिएशन इन रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स में वेरिएशन दिख रहा है, कॉज्ड बाय एक्सट्रानियस फैक्टर, इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल एरर। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर है। ये जो वेरिएशन हमें दिख रहा है, रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स में हमें वेरिएशन मिल रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, एक्सट्रानियस फैक्टर की वजह से हो रहा है, और यही जो वेरिएशन है यही हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, उसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है कि द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट, अभी हम ऊपर देखे ना कि हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे थे,
कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट को जो है करेंगे, है ना। ट्रीटमेंट चूज करेंगे, ट्रीटमेंट को अलॉट करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में, और कुछ किस तरह का उसका पैटर्न रखेंगे जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। तो जो पर्पज है ये डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट का, ये बस ये है कि इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि हम अपने एक्सपेरिमेंट के प्रिसीजन को इंक्रीज करें। देखिए यहाँ पर एक टर्म प्रिसीजन यूज हुआ है। तो मैं बेसिकली जो लोगों से कहता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में यही डिफरेंस समझता हूँ कि मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी की बात होती है। हम कोई भी मॉडल बनाते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। मतलब अगर हम कह दें कि जैसे सिंपली कि 5 + 5 इज इक्वल टू 10, है ना, रिजल्ट हमारा 10 मिला, 5 + 5 10 होता है, 10 मिला, 6 + 8 14 होता है, 14 मिला। तो ये मैथमेटिक्स से यहाँ एक्यूरेसी की बात होती है। पर स्टैटिस्टिक्स में एरर जो है हमेशा साथ में होता है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई टर्म वहां पर एरर का है, तो एरर वहां पर होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा काम वही होता है कि उस एरर को कैसे मिनिमाइज करें जिससे जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, बट क्या हो, प्रिसाइज हो जाए, मतलब टेंड्स टू द एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये जो हमारा पर्पज है ना एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने का, वो बस यही है कि कैसे हम अपने एक्सपेरिमेंट को प्रिसीजन को इंक्रीज कर सकें, क्योंकि वहाँ एरर है, हम देख रहे हैं एक्सट्रानियस फैक्टर की वजह से, और एरर को हम खत्म कर नहीं सकते हैं, वो तो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेंड्स टू द एक्यूरेसी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि प्रिसीजन रिजल्ट हम पाएं, अपने प्रिसीजन को इंक्रीज करें। तो in order to increase the precision we try to reduce the experimental error। अब इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस कर सकें, थोड़ा सा उसको क्या कर दें, कम कर दें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एरर जैसे जैसे कम होगा हमारा जो रिजल्ट है उसका प्रिसीजन वैसे ही इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो फॉर रिड्यूसिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर वी अडॉप्ट सम टेक्निक्स, हम कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं, और यही जो टेक्निक्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसमें हमारा पहला क्या है, रेप्लिकेशन है, दूसरा रैंडोमाइजेशन है, और तीसरा क्या है, लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल को ही एरर कंट्रोल भी कहा जाता है, ठीक है, लोकल कंट्रोल और एरर कंट्रोल जो भी इसको कहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रेप्लिकेशन की, तो क्या है कि रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज नोन एज रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि जो हमारा ट्रीटमेंट है उसी को बार बार रिपीट करना, ठीक है, एक ही ट्रीटमेंट को बार बार रिपीट करना। मान लीजिए कि कोई वेराइटी ए है वीट की, आप ऐसे 5-10 वैरायटी की स्टडी कर रहे थे, लेकिन जो वैरायटी पहली है उसको हम कह रहे हैं वैरायटी ए, ठीक है, वीट की है। अब वैरायटी ए को हम एक ही एक्सपेरिमेंटल यूनिट में ना लगा करके हम उसको कई बार रिपीट करें, 4 बार 5 बार लगाएं, तो यही जो रेपिटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट है वही रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये करते भी हैं क्योंकि देखिए व्हेन द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड ओनली वंस, अगर हम ट्रीटमेंट को केवल क्या करें, एक बार अप्लाई करें, तो वी हैव नो मीन्स, हमारे पास मीन नहीं होगा, है ना, जो एवरेज कहते हैं, तो ऑफ नोइंग अबाउट द वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है उसमें क्या वेरिएशन हम ये जान सकें। क्योंकि आप अगर वेरिएशन पढ़ें, वेरिएंस कैलकुलेट करना पढ़ा होगा आपने, तो वहां पर आपको मीन की जरूरत पड़ती है। उस मीन से ही देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, मीन से कितना डेविएशन है, ठीक। तो जो वेरिएशन है वो मीन से कितना, वही हम देखते हैं। तो अगर एक ही बार ट्रीटमेंट को हमने सिर्फ एक बार अप्लाई किया है तो हमारे पास मीन तो है नहीं, और जब मीन नहीं है तो हम वेरिएंस के बारे में कोई स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओनली व्हेन वी रिपीट सेवरल टाइम्स, जब हम सेवरल टाइम्स उसको रिपीट करते हैं तो वी कैन एस्टिमेट द एक्सपेरिमेंटल एरर, तभी हम एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो वेरिएशन है वही से हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर थोड़ा सा कुछ आइडिया लगेगा, विच इज एसेंशियल, और वो एसेंशियल भी है एफ टेस्ट की एप्लीकेशन के लिए। एक्सपेरिमेंटल एरर का जो एस्टिमेशन है वो आना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको एफ टेस्ट को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अभी इसके पहले आपको हमने एक एनोवा का जो लेक्चर दिया था, उस एनोवा के लेक्चर में आपको जो एनोवा टेबल बनाया गया था वहाँ हम देखते थे कि एफ टेस्ट हम जा करके अप्लाई करते हैं लास्ट में। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि ओनली व्हेन वी रिपीट सेवरल टाइम्स वी कैन एस्टिमेट द एक्सपेरिमेंटल एरर विच इज एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट।
यानी कि जब हम अपने ट्रीटमेंट को सेवरल टाइम्स रिपीट करेंगे तभी हम एक्सपेरिमेंटल एरर को एस्टिमेट कर पाएंगे, जिससे कि हम अपने ऐप टेस्ट को अप्लाई कर सकें, जो कि एस्टिमेट एक्सपेरिमेंटल एरर का एस्टिमेट बहुत जरूरी है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल एरर हमें मिलेगा उसकी हेल्प से क्या करेंगे, वी कैन डिटरमाइन वेदर द ऑब्टेन्ड डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट मीन्स आर रियल और नॉट, है ना, कि जो ये डिफरेंस है, जो हमें डिफरेंस दिख रहा है वो रियल है या नहीं रियल। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, क्योंकि जब हम उसको सेवरल टाइम्स रिपीट कर दे रहे हैं तो वहां पर क्या आ जा रहा है, मीन आ जा रहा है, और जब वो सेवरल टाइम्स हो गया तो वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। तो जैसे जैसे आप एन बढ़ाते हो, एन को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो एरर है वो भी कम होता है। ठीक है, तो एक रेप्लिकेशन का ये भी फायदा है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को इंक्रीज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर भी हमारा क्या होता है, रिड्यूस होते चला जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने देखा है ना कि एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू एस अपॉन अंडर रूट एन, यानी कि सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन होता है। तो एन को आप इंक्रीज करिए तो आपका स्टैंडर्ड एरर वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड एरर कम हो रहा है मतलब एक्सपेरिमेंटल एरर आपका रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए जब आप ये दो काम रेप्लिकेशन कर रहा है आपका, एक तो क्या कर रहा है, एस्टिमेट करने में मदद कर रहा है, ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है कि एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस भी कर रहा है ना। अब देखिए जब आप एक्सपेरिमेंटल एरर को आप एस्टिमेट कर पाओगे तो मान लीजिए तभी तो आप देखोगे कि भाई ट्रीटमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से है, यानी जो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल फैक्टर्स थे उन्हीं की वजह से है, या रियल में इनके बीच में डिफरेंस है। मान लीजिए आपने 10 वैरायटी के बीच में आप कंपेयर कर रहे थे तो सबके एक एवरेज यील्ड होगी 10, 12, 14, 15, 18, 20, है ना। तब उनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है तो वो डिफरेंस वाकई रियल में डिफरेंस है, या फिर ये क्या है, बस एक्सपेरिमेंटल जो हमारा एरर है उसकी वजह से है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर को अगर आप किनारे कर लोगे तो जो इनके बीच में बचेगा वो क्या बचेगा, रियल डिफरेंस ही बच जाएगा। तो अब पहले उसके लिए हमें जरूरत है कि हम एक्सपेरिमेंटल एरर को फाइंड आउट करें, एस्टिमेट करें। तो दो काम करता है रेप्लिकेशन आपका, एक तो एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटल एरर को, और दूसरा क्या कर रहा है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस भी कर दे रहा है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर आती है वो है रैंडोमाइजेशन, यानी सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या है, रैंडोमाइजेशन। तो कह रहा है कि व्हेन ऑल द ट्रीटमेंट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग एलोकेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, इट इज नोन एज रैंडोमाइजेशन। देखिए अब हम एक्सपेरिमेंटर हैं, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट्स को हम ही अलॉट करेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट को अलॉट करने में हम ह्यूमन बायसनेस कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं एक्सपेरिमेंट हो रहा था, 5 साइंटिस्ट थे, वो वैरायटी रिलीज किए थे, ठीक है, उसमें से एक वैरायटी हमारी भी थी और एक्सपेरिमेंट हम ही कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि भाई हाँ ये कुछ प्लॉट्स को हमने चुनाव कर लिया कि इनकी फर्टिलिटी अच्छी है, तो यहाँ पर जब हम अपने ट्रीटमेंट्स को अलॉट कर देंगे तो हमको ईल्ड अच्छी मिल जाएगी, तो मेरा जो वैरायटी है वो सबसे सुपीरियर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं बेईमानी कर सकता हूँ ना, मैं ह्यूमन बायसनेस कर सकता हूँ। तो इसे ह्यूमन बायसनेस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी ट्रीटमेंट्स को इक्वल चांस देते हैं किसी भी अलग अलग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में अलॉट होने का। ठीक है, अब ये आप लॉटरी सिस्टम से कर सकते हो या आप रैंडम नंबर टेबल से कर सकते हो, जैसे भी, ठीक है। लेकिन एक लाइन की जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि व्हेन ऑल द ट्रीटमेंट्स हैव इक्वल चांस टू बीइंग एलोकेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, इट इज नोन एज रैंडमाइजेशन। यानी कि जब हर ट्रीटमेंट को बराबर का मौका मिलेगा किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट में जाने का, वो रैंडमाइजेशन कहलाए। ठीक है, इफ आवर कंक्लूजन आर टू बी वैलिड, अगर हमारा जो कंक्लूजन जो हम चाह रहे हैं कि वो वैलिड हो, तो ट्रीटमेंट मीन्स एंड डिफरेंट एमंग द ट्रीटमेंट मीन्स शुड बी एस्टिमेट विदाउट एनी बायस। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन हो वो एकदम वैलिड हो तो ये जरूरी है कि जो ट्रीटमेंट के मीन्स हैं एंड द डिफरेंसेस अमंग द ट्रीटमेंट मीन्स, जो ट्रीटमेंट मीन्स के
बीच में जो डिफरेंसेस हमें दिख रहे हैं, कुछ अंतर है, वो विदाउट एनी बायस एस्टिमेट होना चाहिए। तो कहीं वहाँ ह्यूमन बायस ना हो जाए, तो उसी ह्यूमन बायसनेस को खत्म करने के लिए रैंडमाइजेशन किया जाता है। तो इसी ये जो एस्टिमेट विदाउट एनी बायस, तो इसी बायस को खत्म करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, वी यूज द टेक्निक रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकल कंट्रोल और एरर कंट्रोल जो थर्ड प्रिंसिपल है। तो ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एरर इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल यूनिट टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जो एक्सपेरिमेंटल एरर होता है वो जो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट से दूसरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट में जो वेरिएशन होता है उस पर बेस्ड होता है ना। जो हम एक्सपेरिमेंटल एरर कैलकुलेट करते हैं वो किस पे बेस्ड होता है, हमारे एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट से दूसरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट के बीच में जो वेरिएशंस होते हैं। So this suggests that if we group the homogeneous experimental units into blocks, the experimental error will be reduced considerably. अब देखिए अगर वेरिएशन ज़्यादा होगा पहले से ही, ठीक है, हेट्रोजेनिटी है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंटल एरर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इनटू ब्लॉक्स, जो होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उनको एक ब्लॉक में रख दें, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि हेट्रोजेनिटी जहां पर थी वहां पे क्या हो गई, होमोजेनिटी हो गई। अब जब ब्लॉक्स के अंदर होमोजेनिटी है तो वेरिएशन तो कम हुआ, एक्सपेरिमेंटल यूनिट टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो ग्रुपिंग ऑफ होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट इनटू ब्लॉक्स इज नोन एज लोकल कंट्रोल ऑफ एरर। ये जो ग्रुपिंग है, ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ होमोजेनस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इनटू ब्लॉक्स, जो होमोजेनस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उनको ब्लॉक में ग्रुप्ड कर देना, यही क्या कहलाता है, लोकल कंट्रोल ऑफ एरर, एरर का लोकल कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको हम अप्लाई करते हैं। इन ऑर्डर टू हैव वैलिड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, अगर हमें वैलिड एस्टिमेट चाहिए एक्सपेरिमेंटल एरर का, ठीक है, तो दो प्रिंसिपल ये जो है हमारे रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन, इनका यूज हमें करना पड़ेगा। और अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर को, तो जो ये हमारे प्रिंसिपल हैं रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल, हमें इसका यूज करना पड़ेगा। देखिए इस फिगर से यही बात यहाँ पर समझाई गई है, ये जो फिगर यहाँ बना हुआ है कि जो रेप्लिकेशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन और ये जो रैंडमाइजेशन, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं कि वैलिडिटी ऑफ एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर की वैलिडिटी है उसको, जो हमारा एस्टिमेट आ रहा है एक्सपेरिमेंटल एरर का, उसको वैलिडेट कर रहा है। और जो रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल है वो क्या कर रहा है, हमारे एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस कर रहा है। रेप्लिकेशन हम बढ़ा रहे हैं, जब डिनोमिनेटर बड़ा होते जा रहा है तो एक्सपेरिमेंटल एरर रिड्यूस हो ही रहा है। और लोकल कंट्रोल क्या कर रहा है, हेट्रोजेनिटी को खत्म करके होमोजेनिटी ला रहा है कुछ हद तक, तो वो क्या कर रहा है, वो भी हमारा रिड्यूस कर रहा है एक्सपेरिमेंटल एरर को। ठीक है, और ये हमारे एक्सपेरिमेंटल एरर के एस्टिमेट को जो रैंडमाइजेशन है वो कैसे वैलिडेट कर रहा है, ह्यूमन बायसनेस को खत्म करके कर रहा है ना। तो ये जो फिगर है, इस फिगर से यही समझाया गया, जो यहाँ पर इस दोनों लाइन लिखी गई है कि इन ऑर्डर टू हैव वैलिड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, अगर हमें वैलिड एस्टिमेट चाहिए एक्सपेरिमेंटल एरर का, तो हमें रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस करना है तो हमें रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा। अब इन जनरल टू हैव प्रिसाइज, अगर हमें प्रिसाइज, वैलिड और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, हमें इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना। यानी ये तीनों रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो आई होप कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी और जो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको कमेंट करिएगा, फिर मैं आपका जवाब, अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट के थ्रू ही दे देंगे, नहीं तो फिर जैसे भी आपको, लेकिन आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक चीज़ की, अगर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो
आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मैं सीधे जैसे ही होगा तो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद वहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाएगा। और उसमें मैं करंट से रिलेटेड क्विज भी कराता रहता हूँ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, लॉकडाउन का टाइम है, क्लासेस चल नहीं रही हैं और ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पढ़ना है, मे बी एग्ज़ाम भी हों इन फ्यूचर, और एग्ज़ाम नहीं भी हो रहा है तो नॉलेज तो हमें गेन करनी है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए, ठीक है? इसको जो है सब तक पहुँचाइए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, ताकि कम से कम मेरी मेहनत का भी कुछ निष्कर्ष निकले, सकारात्मक परिणाम कुछ मिले मुझे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।